Hello my dear students, welcome to another lecture of electrostatics, and in this lecture we are going to study about the basic of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का वो स्पेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग का वो स्पेस होता है जहां अगर कोई अदर चार्ज पार्टिकल आए तो उस अदर चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है या तो वो फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन बोथ चार्जेस आर लाइक और बोथ चार्जेस आर अनलाइक। सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। जैसे कि मैंने कहा, वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच, जिसमें इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फील्ड बाय अदर चार्ज पार्टिकल, जिसमें उसका इन्फ्लुएंस, इसका मतलब उसके द्वारा लगाया गया फोर्स अदर चार्ज पार्टिकल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं अगर वो उस स्पेस में आ गए तो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड अ चार्ज वेयर इफ another charge particle comes, this another charge particle will experience a force. Either it can be an attractive force or it can be an repulsive force. तो मान लेते हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है। मान लीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का ये स्पेस है, ठीक है ना। ये इस चारों तरफ के चार्ज पार्टिकल का, ये चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का स्पेस है। ये मान लीजिए हमारा चार्ज पार्टिकल Q है, तो इस स्पेस को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। अगर इस स्पेस में अगर कोई और चार्ज पार्टिकल आ गया तो इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, एक फोर्स लग जाएगा F। तो यही जो हमारे ये जो चार्ज पार्टिकल के जो अगल बगल का जो स्पेस है या जो रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन तो नहीं करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए दो चार्जेस की जरूरत होती है। एक चार्ज को कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स का मतलब समझ रहे हो, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो ये Q है हमारा सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो ये Q हो गया हमारा सोर्स चार्ज। और एक और चार्ज की जरूरत है Q नॉट, जो कि है टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल, इसके कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। सो सोर्स चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q नॉट वो चार्ज है जिस पर फोर्स लगेगा इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये सोर्स चार्ज, देखिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स या जो ग्रेविटेशन फोर्स होते हैं ना, ये सारे फोर्स में टू स्टेप प्रोसेस होता है। कितने स्टेप का प्रोसेस होता है? टू स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताते पहले। देखो, कोई भी बॉडी जिसके अंदर मास होगा वो अपने अंदर से एक फील्ड जनरेट करेगी जिसको कहेंगे ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड कुछ भी नहीं है बल्कि एक मास के चारों तरफ का स्पेस है, जहां अगर कोई और मास आता है तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये मास है और इस मास ने अपने अंदर से ग्रेविटेशन फील्ड निकाल दी। अब ये ग्रेविटेशन फील्ड कांटेक्ट में अगर ये मास आ जाएगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और वास्तव में फील्ड होती है, उसमें एनर्जी भी होती है। अगर आप देखो देखो ये तो स्पेस है, आप देख पा रहे हो यहाँ तो खाली जगह है, लेकिन खाली नहीं है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड है। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो देखो ये नीचे चला जाता है। क्यों? पेन नीचे क्यों गया? क्योंकि पेन में मास है और अर्थ में भी मास है, तो अर्थ ने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर दी। अब ये पेन उस फील्ड के संपर्क में आया तो उस पर फोर्स लग गया, ठीक है ना। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स भी टू स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले चार्ज अपने अंदर से फील्ड निकालती है और उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर संपर्क में कोई और चार्ज आ गया तो उस पर फोर्स लग जाता है। तो जो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकंड स्टेप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा।
तो यहाँ पे Q सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, Q नॉट वो टेस्ट चार्ज है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आया है और उस पर क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप टेस्ट चार्ज, तो अगर सोर्स चार्ज यहाँ पे हमारा पॉजिटिव हुआ, अगर सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव हुआ तो इस पर एक टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा रिपल्सिव, है ना। यहाँ पे अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो टेस्ट चार्ज पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो अभी तो रिपल्सिव मान लेते हैं, तो ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे F। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे न्यूमेरिकली डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एक, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपॉन द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज अपॉन द टेस्ट चार्ज इटसेल्फ। अब देखो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लिमिट, और ये हो गया Q नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज को Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? Q नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब है कि टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लिया जाता है। टेस्ट चार्ज को कितना छोटा लिया जाता है? लिमिट टेंड्स टू 0 का मतलब है इतना छोटा कि जितना आप इमेजिन भी ना कर पाओ। तो टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये दिखा रहा है कि टेस्ट चार्ज, ये जो लिमिट दिखा रहा है कि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये बहुत कम है, ठीक है ना। अब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम क्यों क्यों लिया जाता है? देखो अभी अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस ये है, ठीक है ना, ये जो आप देख पा रहे हो। अब अगर मान लो टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा होता, तो अगर टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा है तो टेस्ट चार्ज, आखिर वो भी तो एक चार्ज है ना, तो टेस्ट चार्ज भी एक टाइप का चार्ज है। अब टेस्ट चार्ज भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकता है। अगर चार्ज बड़ा हुआ तो ये भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, और जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। अगर ये चार्ज बहुत बड़ा हुआ तो ये अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, और इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो Q है ये डिस्टर्ब हो सकता है, तो जिससे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट में निकालना चाहते हैं वो पॉइंट तो गलत हो गया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे निकालना चाहते हैं, तो हमने इस पॉइंट P को हमने एक टेस्ट चार्ज पॉइंट P पर रख दिया। अगर मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज इतना बड़ा हुआ कि इस Q को इसने धकेल के यहाँ पे कर दिया, तो अब देखो पॉइंट P का जो कॉन्फ़िगरेशन है या पॉइंट P की जो दूरी है Q के रिस्पेक्ट में वो तो चेंज होगी। पहले दूरी इतनी थी, अब दूरी बढ़ गई, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को इतना छोटा रखते हैं जिससे कि उस चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस ना आए, ठीक है बच्चों। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, द फील्ड क्या लिखा हुआ है, द फील्ड सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज केप्ट स्मॉल, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज केप्ट स्मॉल so that it cannot disturb the original चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो Q नॉट को छोटा रखा जाता है जिससे कि ओरिजिनल जो Q, जो कैपिटल Q है, जो सोर्स चार्ज है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जिससे कि सोर्स चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन या सोर्स चार्ज की जो दूरी है या वो जो पॉइंट है वो चेंज ना हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज केप्ट स्मॉल सो दैट इट कैन नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो ओरिजिनल दूरी थी वो चेंज नहीं होनी चाहिए, और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सोर्स चार्ज शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द टेस्ट चार्ज। अगर टेस्ट चार्ज बहुत बड़ा ले लिया जाएगा तो सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही गलत हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पॉइंट पे निकली नहीं। तो टेस्ट चार्ज को कम से कम रखा जाता है जिससे कि उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहाँ पे देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब देखो चार्ज का कोई तो डायरेक्शन नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है, मान लेते हैं ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, और ये हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है।
अब देखिए इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इस पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए फोर्स कहाँ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो रिपल्सिव फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। सो फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक इज रेडियली आउटवर्ड इन डायरेक्शन। हमेशा याद रखना, फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड or rather for positive point charge, so for positive source charge electric field is radially outwards direction, radially outward direction। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली बाहर की तरफ होगी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। अब अगर आप एक नेगेटिव चार्ज, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहाँ पे जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली क्या होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। सो फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट मान लीजिए कि ये एक नेक्स्ट मान लीजिए कि मैंने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, तो ये मान लीजिए कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। अब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना प्लस, तो पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो ऑन पॉजिटिव चार्ज द फोर्स इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑन नेगेटिव चार्ज द फोर्स इज ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। याद रखिएगा ये। Okay, so we see that the force on positive charge is in the direction of electric field. So this is the electric field and the force is in the direction of electric field. And force on negative charge is in opposite to the direction of electric field. So this is negative charge, so we can see that the force is in opposite to the direction of electric field. So these are the 2 points which you must remember. Next, my dear students, if we check the next points, that electric field is directed away from positive charge. Always remember that if a positive charge is been given, the electric field is always directed away from that positive charge. The electric field is always directed away from the positive charge. And if it is a negative charge, the electric field is always directed towards the negative charge. So electric field, or we can say that electric field is directed radially from a point charge. If we are talking about a point charge, we will say it is directed radially, and if it is a negative charge, then electric field is directed radially inward. Or opposite, or if we only talk about simple positive charge, then say that electric field is directed away from the positive charge and electric field is directed towards the negative charge. Now let's study what is the electric field due to a point charge. So let's move forward with electric field due to a point charge and isolated point charge. Isolated means, isolated का मतलब होता है अलग थलग, है ना। Let us consider a coordinate system. Let us consider a coordinate system and let a positive charge be placed at the origin of this coordinate system. Let a positive charge Q be present, and say a point charge is present, or a test charge is present here, Q naught, okay. And let the separation between these two charges be R.
So we can see that the force on these two charges will be in this direction, and we know that the direction of electric field is in the direction of force. So the direction of electric field is in this direction, or we can easily say that as this is positive charge, so the direction of electric field should be away from the charge, should be radially away from the charge. As it is a point charge, so as it is an isolated point charge, so we will say that the direction of electric field is in radially outward direction. See, the electric field is always away from the charge for positive discharge, for positive source charge. So now what we can write here, we know that the definition of electric field is E is equal to force on the test charge upon test charge. Now you know what is force. Force will be 1 by 4 epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and let us take the direction of r cap in this direction. Let this be r vector, and the direction of r cap is in this direction, and let us take the magnitude of r as r. So this is the force, and now this is multiplied by 1 by q naught. So q naught and q naught is cancelling, so the electric field is coming out to be 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square r cap, or you can write this as E vector is equal to 1 by, we can write E vector is equal to 1 by 4 pi epsilon q upon r cube. If you want to write r cube, you have to put vector here, because you know that unit vector is equal to r vector upon its magnitude. And if we just want to write the magnitude of electric field, then the magnitude of electric field is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So this is just the magnitude of electric field, and this is in the vector form of electric field. Plus, also always remember that electric field is in the direction away from the charge if it is positive, and towards the charge if it is negative. Okay, so this is our electric field. Now let us write this electric field in another way, or you can take it as a question, or we can write it as note. A very important point right here we will be discussing. See, let us draw the coordinate system. Let us draw the coordinate system and say that here our test charge is present, and its coordinate is say x1 comma y1 comma z1. Okay, and say we want to find electric field at point P. This point is x2 comma y2 comma z2, and this is the displacement. This is our initial position vector. Say this is our position vector of this charge q, and this is our position vector of charge of this point P. Let us write this as r1 vector, and let us write this as r2 vector. We can write r1 vector as x1 I cap plus y1 j cap plus z1 k cap, and we can write r2 vector as x2 I cap plus y2 j cap plus z2 k cap. Okay, dear students, see what I will do right now. Let us consider
let us consider Q to be positive. At first we are considering Q to be positive. Okay. When we consider Q to be positive, we know the direction of electric field will be away from this charge. So the direction of electric field will be in this direction. So this is our direction of electric field. So this is our direction of electric field. Okay, dear students. So we have seen that the electric field in vector notation was written as 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r cube into r vector, where r is the displacement vector. So this is our displacement vector r vector. Okay, so this is our displacement vector r vector. Okay, this is our displacement vector r vector. We have seen in this part that E equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r cube into r vector. Okay, we have seen this. Now what is this r vector? R is the position vector and this will be final minus initial. See, it is in this direction, so we will take this as final and we will take this as initial. As it is in this direction, so the displacement vector is in this direction. So in this case, we will write r vector as, in this case we will write r vector as x2, we will write vector as, space is not here, so just write it as r2 vector minus r1 vector, final position vector minus initial position vector. So let's write r vector. So r vector is becoming x2 minus x1 I cap, final minus initial, plus y2 minus y1 j cap, plus z2 minus z1 k cap. And what will be its magnitude? Its magnitude will be under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. So if the coordinates of source charge and the coordinates of the point is given where we need to find the electric field, we have to use this form. If coordinates are given, we have to use this form, that E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q and r vector. See, just put this form in r vector, x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap upon r to the power 3. So magnitude to the power 3. See, this is root. Root means to the power 1 by 2. So we will write here x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square to the power 3 by 2. Why 3 by 2? Because in denominator there is r to the power 3 and r is in under root. Under root means 1 by 2. Under root means 1 by 2. Root r means r to the power 1 by 2. Anything under root means to the power 1 by 2. And when we are multiplying 3, we are getting 3 by 2. So this is the position vector. So this is to find the electric field when coordinates are given. This is the method to find electric field when coordinates is given. See, if Q is considered to be negative, the direction will be in opposite direction.
इफ Q इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव द डायरेक्शन विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर Q को नेगेटिव मान लिया गया तो जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये फाइनल बन जाएगा, ये इनिशियल बन जाएगा, फिर उसमें करना पड़ेगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 प्लस z1 माइनस z2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फाइनल है और कौन सा इनिशियल है। जैसे कि हम आपको एक और तरीके से करके दिखा रहे हैं, इफ Q इज नेगेटिव, ओके, इफ Q इज नेगेटिव यही चीज सेम करेंगे लेकिन एक डिफरेंट टाइप से करेंगे, ठीक है ना। सेम आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज नेगेटिव तो सबसे पहले पूरा डायग्राम बना लेते हैं, फिर अपन चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए डायग्राम पहले हम बना के रखते हैं, फिर अपन चेक करते हैं। हाँ, तो आइए अब चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में बच्चों, इस डायरेक्शन में। तो अब हम आर वेक्टर लिखेंगे, तो जो पोजीशन वेक्टर या जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोजीशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगा। अब हम लिख देंगे x1 माइनस x2 पूरा एक साथ लिख देते हैं ना, r1 r2 ऐसे नहीं लिख रहे क्योंकि उसको पहले ही हमने देख लिया है। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 i कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। क्यों समझ में आया ना, क्यों पहले उस समय हमने x2 माइनस x1 किया था, क्योंकि डायरेक्शन इधर थी। अब डायरेक्शन इधर है तो x1 माइनस x2 करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आर वेक्टर, ठीक है ना, ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अब अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आपको इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आर। आर मतलब है कि पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं। आर मतलब है इनका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आर, ठीक है ना। अब अगर हम आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर लिखेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया। देखो पिछले वाले में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था, इसका इस्तेमाल किया था E इक्वल टू 1 क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे 1/4 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देखना दोनों में सेम आंसर आएगा, दोनों में बिल्कुल सेम आंसर आएगा। हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि एक बार प्रैक्टिस हो जाए यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और यहाँ कर देंगे आर कैप, ठीक है ना। अब देखो आर कैप का मतलब क्या होता है, आर कैप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर और यहाँ लिख देंगे मैग्नीट्यूड। तो देखो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया, अगर आप ऑटोमेटिकली देखो तो बिल्कुल पिछला वाला इक्वेशन ही आ जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऊपर में क्यू नीचे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है बच्चों, प्यारे बच्चों देखो आर स्क्वायर में रूट हट जाएगा और आर में रूट रहेगा, ठीक है ना। आर स्क्वायर में रूट हट जाएगा और आर में रूट रहेगा। तो चलो आर स्क्वायर में रूट हटा देते हैं, तो क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो गया प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया यहाँ तक। अब आर वेक्टर कितना है बच्चों, आर वेक्टर है x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप, और नीचे में क्या आएगा, नीचे में r आएगा। अब r क्या है, r है अंडर रूट कितना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। देखो हमेशा याद रखना बच्चों, मान लीजिए लिखा हुआ है r रूट r का मतलब होता है r की पावर 1, रूट r का मतलब होता है 1/2, तो ये 3/2 ही लिखा हुआ है। तो जब भी कोऑर्डिनेट्स आएगा तो हमेशा याद रखना कि डिनोमिनेटर में कितना आएगा, डिनोमिनेटर में होगा मैग्नीट्यूड, डिनोमिनेटर में होगा r टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर में वेक्टर जैसे लिखा हुआ है लिख दो,
x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप और नीचे में आ जाएगा टू द पावर 3/2। तो याद आएगा सबको, नीचे में आएगा टू द पावर 3/2। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर और ये पावर आ जाएगा 3/2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लूजली मत लेना। और आपको ये चीज़ पता लगी है कि कब x1 माइनस x2 करना है और कब y1 माइनस y2 करना है। ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे है तो हमने x1 माइनस x2 किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था तो हमने माइनस x1 किया, ठीक है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे, अगर कोऑर्डिनेट्स दिए गए होंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। और ये नीट और जेई दोनों के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ डायग्राम्स बनाएंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स की जितनी भी क्लासेस होंगी, न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स हम अलग से बनाएंगे, जैसे कूलम्स लॉ पे अलग से है न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में आपका होगा न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बाकी थ्योरी क्लास में प्योर थ्योरी चलेगी, ठीक है ना। देखो प्योर थ्योरी चलेगी और न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग अलग से डेफिनेटली लेक्चर बनाया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।